मैं पूनम प्रजापत एवीएम की ऑनलाइन क्लासेस में, जैसे कि बेटा अभी अपन कंटिन्यू क्लासेस ले ही रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी कर ही रहे हैं, तो उसी क्रम में अपन हर विषय की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जिससे कि अपने को ये भी है कि घर बैठे अपन अच्छे से स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज अपन केमिस्ट्री का अगला जो चैप्टर अपन ने शुरू किया था उसी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैसे तो अपन ऑनलाइन क्लास रेगुलर अगर देख रहे हैं तो अपने को पता होगा कि जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं वो पीछे क्या क्या है, क्योंकि बेटा एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे आगे का टॉपिक जो होता है वो उससे कनेक्ट होता है, तभी जाके अपने को वो चीज़ समझ आती है। ऐसा नहीं है कि अपन ने किया कि एक टॉपिक कर लिया फिर अपन ने छोड़ दिया तो अगला टॉपिक समझ में आ जाएगा, थोड़ा मुश्किल होता है फिर उसको रेगुलर अपने को स्टडी करने में। इससे अच्छा है कि अपन यदि आप डेली जो वीडियोस आप देख रहे हैं उनको रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो हर टॉपिक आपको क्लियर होता जाता है, जैसे क्लासरूम में होता है। तो अपन जैसे कि अपन पीछे पहला चैप्टर पूरा कर चुके हैं, उसके बाद में अपन ने दूसरा चैप्टर शुरू किया था। दूसरे चैप्टर का नाम विलियन था। उसके बाद अपन ने उस चैप्टर के बारे में सॉल्यूशंस क्या होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया। थोड़ा सा जो पीछे क्लास हुई थी सॉल्यूशन की, पीछे का जो वीडियो आपने देखा था उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ, आपको वापस रिवाइज करा देती हूँ ताकि आज का टॉपिक भी आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो अपन ने क्या किया बेटा कि पीछे जो टॉपिक पढ़ा था उसमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद अपन ने ठोसों की द्रव में विलेयता पढ़ी थी। ठोसों की द्रव में विलेयता क्या है, तो अपन ने देखा कि कोई भी ठोस यदि विलय है और उसका द्रव विलायक है उसमें यदि वो मिलता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर घुलना शुरू हो जाता है। हर पदार्थ की घुलने की अपनी एक क्षमता होती है, एक निश्चित मात्रा में ही कोई विलय विलायक के अंदर घुला जा सकता है। तो कहा गया कि जितनी मात्रा में वो घुलता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या हो जाती है, उसकी विलयता निश्चित कर दी जाती है। उसके बाद अपन ने पढ़ा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है विलेयताओं के अंदर कि इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो आपने देखा कि वहाँ ताप का प्रभाव था, दाब का प्रभाव था और विलय और विलायक की प्रकृति भी थी। तो विलय और विलायक की प्रकृति का मतलब क्या था कि समान समान में घुलता है, राइट। हर जगह पढ़ेंगे विलायक की प्रकृति, किसी के अंदर भी विलयन यदि आप किसी का भी पढ़ रहे हैं, किसी की भी सब विलयता यदि आप पढ़ रहे हैं तो सबके अंदर ऐसा ही है कि आप उसके प्रभावित करने वाले कारक जरूर पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ना। तो उसके बाद अपन ने देखा कि जो विलय की प्रकृति तो समान समान में घुलता है, कॉमन थिंग है, ये हर जगह काम आएगा। उसके बाद देखा ताप का प्रभाव, तो ताप भी इम्पॉर्टेंट था कि अपने पास जो ठोसों की विलयता होती है तो उनके अंदर अपन बात करते हैं कि जो भी ठोस है आपका तो यदि टेम्परेचर इफेक्टेड जरूर होगा। अगर आपने ठोस को डाला लाइक चीनी और पानी, चीनी को पानी में घोलो तो घुल जाती है, सही है। वहीं कोई अदर ठोस पदार्थ है उसको लेकर थोड़ा गर्म करने पर चीनी भी गर्म कर दें या पानी को हल्का सा हीट कर दें तो वो जल्दी घुल जाती है, थोड़ा टाइम लेती है। तो ऐसा ही है कि यदि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया है तो वो शोषीय अभिक्रिया ताप देने से वो विलयता क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और क्षेपीय तो विलयता घटती चली जाती है। इसी क्रम में अपन ने दाब का प्रभाव भी देखा, लेकिन देखा कि ठोसों में दाब का प्रभाव जो होता है वो थोड़ा सा कम इफेक्टेड होता है। ऐसा क्यों है, हमने उस क्लास में रीजन भी आपको बताया कि ऐसा इसलिए होता है कि ठोसों और जो ठोस और जो द्रव है उनके अंदर क्या होता है बेटा कि आपकी जो संपीड़ितता है, संपीड़ितता मतलब बाहर से फोर्स डाले तो वापस अपनी स्थिति में आने का जो गुण है वो क्या होता है, थोड़ा सा बहुत ही कम या नगण्य बोले तो ऐसा हो पाया जाता है। तो ये थे आपके ठोसों की द्रव में विलयता। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज अपन डिस्कस करेंगे क्या, अपना टॉपिक जो प्रकरण में लिखा गया है बेटा, गैसों की द्रव में विलयता। तो गैसों की द्रव में विलयता क्या होती है, ये किस तरह से काम करते हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसके बारे में एक नियम भी दिया गया है वो क्या है, और उसके बाद में इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, कुछ सीमाएं भी है, वो सब अपन आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे कि गैसों में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। तो गैसों की द्रव में विलयता क्या होती है,
सबसे पहले तो अपन इसको परिभाषित कैसे करेंगे। सही बात है, कोई भी अपने पास कोई भी यदि अपने पास विलय है और उसको यदि किसी विलायक में आप डाल रहे हैं तो ऑफकोर्स आप उसको बताएंगे कि वो किस तरह से आप उसको थ्योरी में लिखेंगे। ऑफकोर्स प्रैक्टिकली तो आप बोल देंगे किसी भी विलायक यानी द्रव लिया और उसके अंदर गैस को प्रोवाइड किया तो वो घुलनशील है, तो इसका मतलब वो उसके अंदर विलय है। तो अपन इसको थ्योरी में एज ए परिभाषा अपन उसे कैसे लिखेंगे तो कहा गया, तो अपन एक बार समझ लेते हैं कि कोई भी पात्र लिया जिसके अंदर आपने पानी डाला और उसके अंदर आपने विलय के रूप में किसको डाला बेटा, विलय के रूप में आपने डाला गैस को। ठीक है, ये गैस को आपने डाल दिया और ये आपका क्या है, विलायक है। ठीक है, और ये विलायक जो है वो क्या है, आपका द्रव है, टॉपिक जैसे लिखा हुआ ही है, और विलय क्या है, आपका गैस है। तो बताया गया कि कोई भी गैस जो है वो किसके अंदर विलय होती है, द्रव के अंदर विलय होती है। तो किसी भी विलय का किसी विलायक में घुलना, एक नाम दिया गया बेटा अलग से, अवशोषण गुणांक। क्या नाम दिया गया, अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक नाम दिया गया। ठीक है, गुणांक नाम दिया गया। ये क्या होता है, अवशोषण गुणांक क्या होता है, इन जनरल इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो किसी भी विलायक में गैस के घुली हुई मात्रा ही क्या कहलाती है, उसका अवशोषण गुणांक कहलाती है। इसके बारे में बेटा सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था, बुनसेन। बुनसेन नाम का एक वैज्ञानिक आया जिसने इसको परिभाषित किया और कहा कि कोई भी गैस अगर निश्चित ताप पर, निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब, एक वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की एनटीपी नेचुरल टेम्परेचर और प्रेशर पर मात्रा क्या कहलाती है, अवशोषण गुणांक कहलाती है। अवशोषण गुणांक कहलाती है। आप परिभाषा भी लिखेंगे जैसे बोर्ड पर मैंने लिखी है। बुनसेन ने क्या कहा, किसी निश्चित ताप तथा एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की एनटीपी पर मात्रा क्या कहलाती है, उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाती है। क्या कहलाती है, उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाती है। अवशोषण गुणांक की परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या कहना चाहता है कि निश्चित आयतन में किसी भी गैस, किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाती है। बेटा अवशोषण गुणांक को आप अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। किसको, अवशोषण गुणांक को। तो ये अवशोषण गुणांक को परिभाषित करना जरूरी होता है क्योंकि अपन किसी भी विलायक में गैस तो मिलाएंगे ही, क्योंकि आप पढ़ ही वही रहे हैं, गैसों की द्रव में विलयता तो मिलाएंगे, तो उस दौरान उसके एक वैल्यू आपको निकालनी होती है, इसका मान होता है अवशोषण गुणांक। से आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार के जो परिभाषाएं हैं वो कई बार एक नंबर की एग्जाम में भी पूछ ली जाती है। तो थोड़ा सा ध्यान करके इसको आप उतारेंगे और उतार करके उसके बाद अपन आगे चलते हैं अवशोषण गुणांक के बाद में कि गैसों की द्रव में विलयता समझ में आ गई कि किसी भी अवशोषण गुणांक को आप क्या बोलेंगे, किसी निश्चित ताप पर किसी भी गैस किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा उसका क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब आगे चलते हैं। अवशोषण गुणांक के बाद में कोई भी अपन कहें कि कोई भी गैस है किसी न किसी विलायक में तो घुलती ही है, बिल्कुल घुलती है। तो विलयता क्या है गैसों की, तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी विलायक में घुली हुई गैस की निश्चित मात्रा क्या कहलाती है, उसकी गैसों की द्रव में विलयता कहलाती है।
गैसों की द्रव में विलेयता क्या होगी? किसी द्रव विलायक में कोई भी गैस घुलती है तो वो उसकी क्या कहलाती है? गैसों की द्रव में विलेयता कहलाती है। आगे चलते हैं, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था। अब अपन पढ़ेंगे दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गैसों को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है अपना टॉपिक? गैसों को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना? कारक ये क्या है? गैसों को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं बेटा वो कम से कम 3 या 4 हैं, जिसके अंदर अपन फिक्स यदि बात करें तो सबसे पहले है गैस की प्रकृति, फिर है दूसरा है विलायक की प्रकृति, ठीक है। उसके बाद है ताप का प्रभाव, उसके बाद है बेटा दाब का प्रभाव। आप लोग जब मैं ये बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं तो आप इनको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप आसानी से हैंड टू हैंड उनके नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको वैसे ही बात है जैसे क्लासरूम में बेटा समझाई जाती है और अपन समझाने के बाद में आपको कहते हैं कि आप क्लास वहीं से उतारो तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो यहाँ पर भी नोट्स तो अवेलेबल हैं ही, पर बोर्ड का जो समझाया हुआ है उसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप तुरंत अपनी कॉपी में उतार लें ताकि आपको वो ज़्यादा समझ में आता है। तो आगे चलते हैं बेटा, गैसों को प्रभावित करने वाले कारक। तो गैसों को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन ने देखा सबसे पहले गैसों की प्रकृति। तो गैसों की प्रकृति का क्या मीनिंग है? गैस की प्रकृति से यहाँ अर्थ ये है कि कोई भी गैस जो होती है वो एक निश्चित मात्रा तक ही किसी में घुल सकती है। निश्चित मात्रा किसमें बेटा? निश्चित मात्रा में ही किसी भी द्रव विलायक में वो घुल सकती है। या यूं कहें कि जब कोई गैस आयनित होती है तो वो क्या करती है? आसानी से किसी भी विलायक में घुल जाती है, यानी आयनित गैसें विलायक में अच्छे से घुल जाती है। यदि मैं इसे एग्जाम्पल से समझाऊं तो लाइक NH3 प्लस H2O, तो आप जानते हैं बेटा ये टूटेगा H प्लस OH माइनस, ये भी गैस इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगी, आयनित होकर बन जाएगा NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल यदि आप लें तो वही HCl बेटा और H2 है, ध्रुवीय है, ये इसमें घुलेगा तो वही अपने पास क्या है? H प्लस OH माइनस, यहीं H प्लस और Cl माइनस। तो ये H जो है इनके साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं, इस प्रकार के जो अपने पास मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब क्या करते हैं बेटा? आयनित हो जाते हैं, आयनित होकर के किसी भी द्रव विलायक में आसानी से घुल जाते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रियाएं जो होती है उनको अपन कहते हैं गैस की प्रकृति वो क्या करती है? निर्भर करती है। अगला है अपने पास विलायक की प्रकृति। तो विलायक की प्रकृति क्या है, इसको भी अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि विलायक की प्रकृति क्या होनी चाहिए। तो विलायक की प्रकृति के बारे में ध्यान करेंगे। वैसे तो मैं बार बार इस चैप्टर के अंदर अपने पीछे के वीडियो में भी देखा होगा, मैंने बताया है कि समान समान में घुलता है। समान समान में घुलता है मतलब क्या? जो आपका ध्रुवीय है, ध्रुवीय विलायक, ठीक है। और क्या होता है दूसरा? अध्रुवीय विलायक, राइट। ध्रुवीय विलायक और अध्रुवीय विलायक, तो समान समान में घुलेगा। यदि ध्रुवीय होगा तो ध्रुवीय में, अर्थात ध्रुवीय विलायक है तो विलय भी कैसा चाहिए बेटा अपने को? ध्रुवीय ही चाहिए। लाइक HCl प्लस H2 दोनों ही ध्रुवीय प्रवृत्ति में, पर अध्रुवीय तो ऑक्सीजन एक गैस है। अब ये H2O में यदि आप डिसॉल्व करेंगे तो इसका घुलने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। वही ऑक्सीजन को यदि आप रक्त में डालें तो वो क्या हो जाता है? आसानी से उसके अंदर घुल जाती है। आप सब जानते हैं ऑक्सीजन का परिवहन अपने बॉडी के अंदर होता ही है, तो ऑक्सीजन रक्त में आसानी से घुलती है। या यूं कहूं अपन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पढ़ें तो ये क्या होता है? नैफ्थलीन है ना, बेंजीन है, इनके अंदर क्या होती है? आसानी से घुलती है। आगे चलते हैं, ये थी विलायक की प्रकृति, यानी समान क्या होता है बेटा? समान समान में घुलता है।
आगे चलते हैं। इसी के अंदर अपन देखते हैं कि घुलने की जो प्रवृत्ति है, मिलने की जो प्रवृत्ति है कि कौन गैस किसी विलायक में कैसे घुलता है, तो अपन ने भी पीछे बात की थी अवशोषण गुणांक। तो अवशोषण गुणांक के आधार पर इनकी विलेयता भी डिसाइड की जाती है। जैसे कि अपन कहें कि अवशोषण गुणांक का घटता हुआ क्रम, तो NH3 सबसे ज्यादा, फिर HCl, फिर SO2, फिर H2S। इस प्रकार की जो गैसें होती है इनके अवशोषण गुणांक का मान इस प्रकार घटता है, यानी कि NH3 है, HCl है, SO2, तो इनके अवशोषण गुणांक क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, मतलब इनकी विलेयता भी क्या हो रही है, घट रही है। ये अवशोषण गुणांक का मान क्या होता है, अवशोषण गुणांक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पर विलेयता भी क्या हो रही है बेटा, विलेयता भी कम हो रही है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विलेयता किसके, अवशोषण गुणांक के। आगे का टॉपिक है आपका क्या है, ताप का प्रभाव। तो ताप का प्रभाव कैसे डिस्कस करेंगे। आप सब जानते हैं कि ताप इफेक्टेड होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन गैसों में थोड़ा सा कम। क्यों, क्योंकि जरा सा यदि आप ताप, क्योंकि गैसों के अंदर क्या होता है कि कण इस तरह से रैंडमली होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल बिल्कुल नहीं होता है, तो वो दूर दूर होते हैं। तो जैसे जैसे दूर होते हैं तो इनमें क्या, जरा सा आपने टेम्परेचर दिए तो ये और ऊपर चले जाएंगे, इनके बीच की डिस्टेंस और बढ़ जाएगी, बॉन्ड तो वैसे ही इनके बीच का वीक होता है। तो ये क्या हो गया, इनकी घुलने की प्रवृत्ति क्या होती है, घुलने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए कहा गया कि ताप का प्रभाव यदि सामान्य रूप में अपन देखें तो ताप बढ़ाने पर विलायक में विलय के घुलने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है बेटा, घटती है। लेकिन एक अपवाद स्वरूप दिया है, वो क्या है आपका, अपवाद है आपका हाइड्रोजन गैस, जो कि हीलियम के साथ यदि डिसॉल्व किया जाता है, विलय किया जाता है, तो इसकी विलयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है, विलयता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर विलयता भी क्या होती है बेटा, बढ़ती है। तो इस प्रकार ये था आपका ताप का प्रभाव। 3 चीजें मैंने आपको बता दी है, गैसों की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव। अब अपने पास एक सबसे इंपॉर्टेंट है दाब का प्रभाव। ये आपको बेटा स्टार लगा लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन उठता ही है। तो अपन देखेंगे कि ताप का प्रभाव क्या होता है, दाब का प्रभाव क्या होता है। तो दाब के प्रभाव को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि क्या कहना चाहते हैं। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव किसी भी गैस का किसी द्रव विलायक में जब घोला जाता है तो इसका संबंध क्या है ना, किसी भी गैस की घुली हुई मात्रा का जो है विलायक के साथ, दाब के साथ कैसा संबंध है, इस संबंध को मात्रात्मक रूप से समझाया। किस रूप में समझाया बेटा, मात्रात्मक रूप से समझाया। जब इस संबंध को गैस की घुली हुई मात्रा किसके अंदर, किसी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा और दाब के बीच का जो संबंध है, उस संबंध को मात्रात्मक रूप से समझाया। सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने समझाया और इसे मात्रा के रूप में समझा करके इसके अंदर के बीच का संबंध व्यक्त किया। अब किस वैज्ञानिक ने किया, कैसे किया, वो अपन डिस्कस करते हैं। तो गैस की घुली हुई मात्रा का दाब के साथ संबंध एक मात्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया, और ये सबसे पहले किसने दिया, वैज्ञानिक आए आपके हेनरी नाम का वैज्ञानिक आया, और उसने सबसे पहले किसी भी विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा और दाब के बीच संबंध प्रदर्शित किया कि ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अपन चलते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं कि इस नियम के अनुसार वो क्या कहना चाह रहे थे। तो हेनरी अनुसार ये हेनरी नियम, ठीक है, हेनरी का नियम क्या है। तो हेनरी ने कहा कि निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा
गैस की मात्रा, ध्यान करेंगे बेटा, गैस की मात्रा, किसी भी निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा, गैस के द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है बेटा, समानुपाती होती है। किसी निश्चित ताप पर किसी द्रव विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा गैस के द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। अर्थात इस नियम के अनुसार आप क्या लिख सकते हैं, M समानुपाती P। M क्या है, यहाँ पर घुली हुई गैस की मात्रा, P क्या है, वह गैस के द्वारा द्रव की सतह पर लगाए गए दाब, ठीक है, इस दाब के समानुपाती होती है। इसे अपन लिख सकते हैं M बराबर KHP। KH क्या है बेटा, यहाँ पर हेनरी स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक, यह है आपका हेनरी स्थिरांक। नियतांक नहीं है, क्योंकि अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक का मान जो होता है वो बदलता रहता है। M क्या है बेटा, यहाँ पर गैस की मात्रा, और P क्या है, यहाँ पर डाला गया दाब, किसके द्वारा, गैस के कणों के द्वारा, किस पर, द्रव की सतह पर। हम इसे एक डायग्राम बना के भी समझ सकते हैं, बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पर गैस की मात्रा है कोई ना कोई, ये गैस की मात्रा आपकी M है, और ये गैस के कण इसके ऊपर क्या डालेंगे, द्रव की सतह पर क्या डालेंगे बेटा, दाब। तो ये क्या होगा, जितनी मात्रा घोली जाएगी उतनी ज्यादा क्या होती जाती है, वो क्या होता है, जितनी मात्रा गैस की विलायक के अंदर है उतना ही ज्यादा वो द्रव की सतह पर क्या डालती है, दाब डालती है। तो इस प्रकार ये क्या है आपका हेनरी का नियम। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट्स में पॉज करके वीडियो भी उतार सकते हैं। ये है आपका हेनरी का नियम। फिर कहा गया कि चलो ये तो आपने एक गैस के लिए बता दिया, अगर एक से अधिक गैसें होती तो बिल्कुल सही बात है, यदि एक से अधिक गैसें होती तो उनको अपन कैसे पढ़ते, बिल्कुल हेनरी ने उसको भी परिभाषित कहा और कहा कि यदि एक से अधिक गैसें हैं तो उस समय गैस की जो मात्रा है उसे मोल भिन्न के रूप में व्यक्त कर देना चाहिए। यदि आप एक से अधिक गैसें किसी पात्र में ले रहे हैं, हम यूं समझें कि एक से अधिक आपके पास गैसें हैं, यानी कि A, B और C और D, ये 4 प्रकार की गैसें इस द्रव विलायक में घुली हुई हैं, तो अपन कहेंगे कि यदि एक से अधिक गैसें इसके अंदर घुली हुई हैं तो उन गैसों को अपन क्या कर सकते हैं, एक गैस की मात्रा को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मोल भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात किसी भी द्रव विलायक में यदि एक से अधिक गैसें घुली हुई हैं तो किसी गैस की मात्रा उसकी मोल भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। अर्थात परिभाषा देते कैसे होगा, किसी भी द्रव विलायक में घुली हुई गैस की मोल भिन्न के रूप में मात्रा उसके द्वारा डाले गए दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी मोल भिन्न की मात्रा गैस के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर डाले गए दाब के समानुपाती होती है। अर्थात X समानुपाती P, X बराबर KHP। ये KH क्या है आपका, हेनरी स्थिरांक। अब कहा गया कि इनके बीच में यदि आप ग्राफ खींचें तो P और मात्रा के बीच में ग्राफ खींचे तो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है। इस प्रकार हेनरी ने अपने नियम को पूरी तरह से पुष्टि करके समझाया, एक मात्रात्मक रूप से संबंध को भी व्यक्त किया। ये था आपका हेनरी का नियम, जो किसके लिए दिया जाता है, गैसों की द्रव में विलयता का दाब पर प्रभाव जो होता है उसी के आधार पर इसको डिफाइन किया गया है। ये था आपको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब आगे चलते हैं बेटा, अपन थोड़ा सा अलग तरीके से अपना जो अगला टॉपिक है इसका ही, वो है गैसों के हेनरी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब हेनरी किस रूप में इनके अनुप्रयोगों को देता है। इसने जब ये नियम दिया तो इसको रिसर्च में तो लाया ही होगा, ऑफ कोर्स लाया है।
तो इस रिसर्च में लाया तो उस समय उसने किस तरह से इसको व्यक्त किया है, तो वो अपन चेक कर लेते हैं एक बार कि ये क्या कहना चाहता है। तो हेनरी के अनुप्रयोग तभी सफल माने जाते हैं जब इनको रियल लाइफ के अंदर महसूस किया जाता है ना। जब तक रियल लाइफ में अपन नहीं देखते तो किताबी ज्ञान तो हर किसी के पास है, हर कोई पढ़ लेता है, हर कोई लिख भी देता है। जो कोई भी रिसर्च करेगा वो बुक तो लिखेगा, पर रिसर्च वो ही ज्यादा सफल मानी जाती है जिनको अपन रियल लाइफ में ज्यादा अनुभव करते हैं। तो रियल लाइफ में अनुभव करने के लिए हेनरी ने कई ऐसे अनुप्रयोग दिए। उसने कहा पहला अनुप्रयोग, जैसे अपन देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक तो अभी गर्मियां चल रही है तो हर कोई पीता ही होगा ना, सबको यूज करते हैं कोल्ड ड्रिंक को। तो आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसको यदि खोलते हैं तो एक गैस निकलती है। ये सब आप लोग जानते हैं, 12वीं में आ गए हैं साइंस, आपने 9th, 10th, 11th, 12th और 11th, 12th में तो केमिस्ट्री को बेसिक से पढ़ लिया है। तो आप जानते हैं कि उनके अंदर कौन सी गैस भरी हुई होती है, CO2 गैस। तो इस CO2 गैस को अपन जितना ज्यादा मिलाना चाहेंगे तो दाब के साथ इसको किसके अंदर, उस द्रव विलायक में डालते हैं ना। तो द्रव विलायक के अंदर, विलायक में CO2 गैस को क्या करना है, घोलना है। तो ये उच्च दाब पर उस बोतल को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है उच्च दाब पर, ताकि क्या हो जाए, उसके अंदर ये CO2 गैस घुल जाए। और CO2 गैस घुलने के बाद जब इसको अपन खोलते हैं कुछ दिनों के बाद, तो प्रेशर के साथ जब खोला जाता है तो CO2 गैस आसानी से क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार भी इनका उपयोग किया जाता है, उच्च दाब का उपयोग किया जाता है। जितनी मात्रा घुली हुई है उतना ही ज्यादा वो क्या करती है, उस पर दाब डालती है। दूसरा अनुप्रयोग उन्होंने कहा कि ठंडे पेयजलों में CO2 का यूज किया जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि अपन सब जानते हैं कि कई गोताखोर होते हैं जो समुद्र में जाकर रिसर्च वो करते हैं, कुछ चीजें होती है जो गहराई में जाकर पता लगाई जाती है। आप न्यूज में भी सुनते होंगे कि कई अवशेष हैं जो क्या होते हैं कि पानी के अंदर मिल रहे हैं, है ना। तो कई बातें हैं, न्यूज में भी आपने देखा होगा। तो कई लोग जो होते हैं वो रिसर्च करने के लिए भी अंडरग्राउंड पानी के अंदर जाते हैं। तो वो क्या है, वो कैसे आसानी से जा पाते हैं, उनके पास भी एक रीजन है। आपने देखा होगा जो भी जाता है तो उसके मुंह पर मास्क लगा हुआ होता है, पीछे एक सिलेंडर भी बंधा हुआ होता है। उस सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है ना, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस डाली जाती है। तो इसका रीजन क्या है, वो आसानी से कैसे, और कई बार उनमें क्या हो जाता है कि एक्सीडेंट भी हो जाता है, कि वहां पर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, तो देखिए ये सुनेंगे ध्यान से कि जो भी गोताखोर है, जैसे कि ये अपन यूं मान ले ये समुद्र का पानी है, गहराई में है, और ये आपकी सतह है उसकी, समुद्र की पानी की सतह, और ये है उसकी गहराई। तो कोई व्यक्ति यहाँ से नीचे गया तो कहते हैं सतह पर तो दाब होता है कम और गहराई में दाब होता है ज्यादा। तो जैसे वो अंदर जाते रहते हैं उस समय तो क्या होता है कि रुधिर में ऑक्सीजन उसके अंदर मिलती रहती है, तो वो आसानी से अंदर चले जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट कब होता है, जब वो ऊपर की ओर वापस आते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जब वो ऊपर की ओर आते हैं बेटा, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर की तरफ वापस आने पर दाब में क्या होती है, कमी होती है, दाब कम हो जाता है। दाब कम हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस जो होती है, क्योंकि वैसे तो इसके साथ में क्या मिली हुई थी, हल्की गैस मिली हुई होती है, ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन गैस मिली हुई होती है। तो वो दाब को जब कम होता है तो नाइट्रोजन गैस जो रुधिर में मिली हुई होती है उसके बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, अर्थात ब्लॉकेज आ जाता है। केस जो कोशिकाएं होती है अपने रुधिर कोशिकाएं, उनके अंदर क्या हो जाता है, ब्लॉक आ जाता है। ब्लॉक आने की वजह से रुधिर प्रवाह नहीं होगा और क्या हो जाता है, शरीर में ऐंठन जैसी स्थितियां आ जाती है, ऐंठन जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से शरीर अकड़ जाता है और इस रोग को नाम देते हैं बेंडस। रोग का नाम क्या है, बेंडस। तो इस प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इसको कम करने के लिए इनके अंदर क्या होता है, हीलियम गैस को अधिक मात्रा में, हल्की गैसों को अधिक मात्रा में मिलाया जाता है। आगे चलते हैं, अपने पास है आगे का एक, ये था दूसरा आपका अनुप्रयोग। तीसरा अनुप्रयोग अपन देखें तो वो है कि जो पहाड़ पर, जो पर्वत या पहाड़ों के ऊपर जो लोग रहते हैं उनमें क्या है, तो उन पर भी ये अनुप्रयोग किया गया और देखा गया कि जो लोग पहाड़ों पर यानी हिल एरिया में रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति रह रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति गया यहाँ पहाड़ों पर रह रहा है, तो ऊपर जाते हैं तो दाब में क्या आती है बेटा, कमी आती है। दाब में क्या आती है, कमी आती है। दाब में कमी आने की वजह से वहां के जो लोग होते हैं उनके रुधिर में ऑक्सीजन के घुलने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम घुलने की प्रवृत्ति आ जाती है। घुलने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, जो पहाड़ों पर, जिससे उनके सोचने समझने की जो शक्ति है, सोचने और समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इस प्रकार एक रोग पैदा हो जाता है। इस रोग को क्या नाम दिया है? एनॉक्सिया रोग। एनॉक्सिया रोग उत्पन्न हो जाता है। जिन व्यक्तियों की जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके सोचने समझने की शक्ति यदि कम है तो उन्हें क्या कहते हैं? उनके रोग को क्या नाम दिया गया है? एनॉक्सिया रोग कहा गया है। इसलिए जो दाब है वो कम हो रहता है, तो ऑक्सीजन कम मिलती है, तो उसके अंदर भी क्या होता है? वहां के लोगों के लिए एक ऑक्सीजन मास्क जो होता है, सिलेंडर ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम गैस को अच्छी तरह से, हल्की गैस को मिलाने से उनमें क्या होता है? वो काम कर जाता है। उसके बाद इस प्रकार ये थे आपके क्या? अनुप्रयोग, जिसके अंदर अपन ने ये बताया गया है कि हेनरी ने कई अनुप्रयोग करके इनको डिफाइन किया था। इसी तरह से ये तो थे आपके अनुप्रयोग। अब हैं थोड़ी सी लिमिट, यानी कि सीमाएं। सीमाएं क्या है, वो किस प्रकार से व्यक्त की गई हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ज्यादातर जो सीमाएं हैं वो दो ही है, मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। हेनरी के नियम की सीमाएं तो सीमाएं क्या है बेटा? सीमाएं वो हैं कि एक तो जो ताप है ना, जो ताप है आपका वो अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा कम होने से तो वो जितनी मात्रा में घुलनी चाहिए उतनी मात्रा में भी नहीं घुलेगी। और उसके बाद है दूसरा आपका दाब जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अत्यधिक दाब भी काम का नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ताप भी कम नहीं होना चाहिए तो दाब भी अत्यधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक लास्ट है विलायक व विलय के बीच जो अभिक्रिया है वो अधिक नहीं होनी चाहिए। विलय और विलय के बीच जो अभिक्रियाएं होती है वो आपस में घुलने की प्रवृत्ति जो रखते हैं वो अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या है? आपके हेनरी के नियम की सीमाएं। ये हो गया आपका टॉपिक जो गैसों में क्या है? गैसों की द्रव में विलयता को डिफाइन करता है। इस प्रकार आज आपने गैसों की द्रव में विलयता के टॉपिक को डिस्कस किया। बहुत ही अच्छे से मैंने बोर्ड पे कर दिया है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनके नोट्स भी उतार सकते हैं। नोट्स बेटा प्रोवाइड तो किए जा रहे हैं, पर फिर भी जो बोर्ड पर समझाया जाता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा में ही होता है, इसलिए उसे अच्छे से आप रीड करेंगे, लिखेंगे, ताकि आपको समझ में आए। और जिस दिन आप क्लास लेते हैं उसी दिन उस चीज को पढ़ लें तो वो ज्यादा समझ में आता है। आप अच्छे से रीड कीजिए, इनको नोट्स भी बनाइए। थैंक यू।